नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक गद्यांश। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का मैराथन वीडियो सॉल्व किया है। 100 एमसीक्यूज का हिंदी का मैराथन वीडियो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे गद्यांश, व्याख्यात्मक उत्तर के साथ सॉल्व करेंगे इसे। परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण गद्यांश इस वीडियो में लिया गया है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर तैयार करके जाने हैं। आपको वहां पर एक या दो गद्यांश दे दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको गद्यांश से ही निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ ही आपको हिंदी का मैराथन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस मैराथन वीडियो को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी पेडागोजी पूरी तरह से हिंदी पेडागोजी कवर हो जाएगी और साथ ही आपके अन्य क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो पेडागोजी कवर करने के लिए आपको मैराथन जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पेडागोजी से आपके पूरे 15 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है, एक एक करके 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, तो ध्यान दीजिएगा, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा मैराथन वीडियो। और साथ ही जो गद्यांश है, ठीक है, आपको एक पैसेज भी दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसी पैसेज से आपको निकालना होता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी गद्यांश से रिलेटेड एक गद्यांश लेंगे। एक क्या, यहाँ पर कई गद्यांश हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो गद्यांश के। ठीक, तो नोट कीजिएगा, आज का ये जो गद्यांश है इसमें हम लोग पहले देखिए इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख करके आता है आपको एग्जाम में कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के कहां से कहां तक प्रश्न संख्या 1 से 8 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि सबसे उपयुक्त, ध्यान दीजिएगा, सबसे उपयुक्त, जो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर हो उसी को आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ठीक, तो आपको पैसेज इसके लिए बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, पैसेज में देखिए क्या लिखा गया है कि पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम में बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे के व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है। मतलब अगर कोई पाठ्यक्रम है, ठीक है, स्थिर पाठ्यक्रम है, तो वो बच्चे की व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के विकास में सहयोग नहीं दे पाता, बल्कि वो क्या होता है, एक मजबूरी बन जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के स्थिर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, आपको ये समझते चलना है इस बात को। ठीक, और यहाँ पर ये जो पैसेज दिया गया है किससे रिलेटेड है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड, यानी सिलेबस से। आगे देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि जिसे बच्चा, आगे यहीं पर है, इसी के बाद से देखिएगा यहाँ पर कि एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है। उसी के आगे है कि जिसे बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। अगर वो किसी और पाठ्यक्रम को चाहता है, ठीक है, उसकी दिलचस्पी किसी और में है, तो उसे 1 वर्ष पूरा प्रतीक्षा करना पड़ता है उसके लिए। ठीक, अन्य जो है विद्यार्थी सहपाठियों की तुलना में। आगे देखिएगा कि जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद विश्व आश्रम के शिक्षा केंद्र में जहां पाठ्य पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। तो कहाँ की बात कर रहे हैं, श्री अरविंद आश्रम शिक्षा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर जो पाठ्य है वो पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं होता। यहाँ पर बच्चे स्वतंत्र होते हैं अपने जो है रुचि के अनुसार। जो उनका कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए, कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसे वो पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ पैसेज। सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती है, होता प्राय यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल अपरिचित लगता है। ठीक है, जिसके बारे में काफी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर रुचि नहीं है तो अगर वो नई कक्षा में जा रहा है बच्चा, तो भी उसे वह सब्जेक्ट जो है, विषय जो है, एकदम से अपरिचित लगेगा। ठीक है, जिसके बारे में वो पहले पढ़ भी चुका है, लेकिन उससे वो ऐसा रहेगा कि कुछ अपरिचित हो। ठीक है, ध्यान। इसी के आगे देखिएगा कि विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्य पुस्तकों का पर्याप्त हो, जैसा भारत में है। ठीक है, तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, यहाँ पर इसको समझने के बाद, ठीक है, जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना है। ठीक, तो यहाँ पर आगे अब प्रश्न दिए गए हैं, नोट कीजिएगा, प्रश्न दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से, क्योंकि आपने यहाँ पर शुरुआत में देख ही लिया कि कहाँ से
तो 1 से लेकर के 8 तक, यानी आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें सबसे उपयुक्त वाले उत्तर को आपको विकल्प को चुनना है आंसर के रूप में। ठीक है, तो पूरा पैसेज आपने सावधानी से पढ़ लिया। इसके बाद देखिएगा, अब प्रश्न 1 पर जाएंगे कि बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति ऑप्शन ए है असंभव है, बी है सराहनीय है, सी है निंदनीय है और डी है अव्यावहारिक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो सबसे उपयुक्त हो इस पैसेज के अकॉर्डिंग। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसेज में आपको पढ़ने के बाद जो सबसे उपयुक्त आंसर हो इन चारों में, उसी को आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सराहनीय है, क्योंकि इस पैसेज में यही कहा गया है कि बच्चों को अपने रुचि व क्षमता के अनुसार किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, आपको उसे स्वतंत्र रखना चाहिए, तो ये एक सराहनीय है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक, असंभव नहीं होगा, निंदनीय भी नहीं होगा, अव्यावहारिक भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड नंबर के प्रतीक्षा शब्द से एक नया बन सकता है। क्या बन सकता है, नोट कीजिएगा, प्रतीक्षा शब्द से एक नया क्या बन सकता है शब्द। ऑप्शन ए है यहाँ पर, नोट कीजिएगा, प्रतीक्षाशाली, बी है प्रतीक्षावान, सी है प्रतीक्षारत और डी है प्रतीक्षाहीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द क्या बन सकता है, प्रतीक्षारत। क्या बन सकता है, प्रतीक्षारत। ध्यान दीजिएगा, प्रतीक्षा शब्द से प्रतीक्षारत नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से बनने वाले अन्य शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर नोट कीजिएगा, प्रतीक्षित। क्या होगा, प्रतीक्षित, प्रतीक्षित भी होगा एक शब्द, और साथ ही बहुप्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित। ठीक है, ता में बड़ी ई की मात्रा आद, फिर उसके बाद छता। ठीक, बहुप्रतीक्षित। तो प्रतीक्षित और बहुप्रतीक्षित ये दो शब्द और बन सकते हैं, और इनमें से जो राइट आंसर होगा इन चारों में से आपको जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो सी ऑप्शन जाएगा। ठीक, तो पहला प्रतीक्षाशाली भी नहीं होगा, प्रतीक्षावान भी नहीं होगा, प्रतीक्षाहीन भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, प्रतीक्षारत। क्या होगा, प्रतीक्षारत। इससे एक शब्द नया ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर है, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डॉट 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 मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स रखते हैं, खाली स्थान। यहाँ पर ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भिन्न रुचियां, समान क्षमताएं और भिन्न पूर्वाग्रह। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भिन्न रुचियां, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में क्या रखते हैं, भिन्न रुचियां रखते हैं। सबकी जो रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अदब, बी है सब, बस, सी है फिजूल और डी है ईमान। तो देखिए इसका बे उपसर्ग जो लगते हैं वो शब्द के, नोट कीजिएगा, पहले लगते हैं। ठीक है, शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप इसका जो है राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब किस शब्द में नहीं लगाया जा सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर जो नहीं लगाया जा सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फिजूल। ठीक, फिजूल में अगर बे शब्द हम लगाएंगे तो इससे कोई शब्द नहीं बनेगा, बेफिजूल। ठीक, बेफिजूल ये जो होता है ये नहीं बन सकता है। अब इसमें कौन बन सकता है, ये बोलते जरूर होंगे, कुछ लोगों को सुना होगा, ऐसा नहीं होता, बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, और इनमें से बन कौन कौन सा सकता है इस बे उपसर्ग का प्रयोग करके, तो बेअदब बन सकता है। क्या क्या बन सकता है नए निर्मित शब्द, बेअदब भी बन जाएगा। ठीक है, बेबस भी बन जाएगा, क्योंकि बस है, बे में इसमें बे उपसर्ग लगाएंगे तो बेबस बन जाएगा। और ईमान में बे लगाएंगे, ठीक है, बे उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेईमान। क्या बन जाएगा, बेईमान। ठीक, तो इस तरीके से इन बाकी शब्द बन सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। ठीक, यानी आपका राइट आंसर सी बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नहीं, मतलब कि यहाँ पर किस शब्द में नहीं किया जा सकता बे उपसर्ग का प्रयोग, तो सी में नहीं किया जा सकता, फिजूल में। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर, ऑप्शन ए है वार्षिक, बी है वर्षिक, सी है वर्षिकी और डी है वार्षिकी। यहाँ पर आपको मात्राओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, मात्राओं का। तो इस क्वेश्चन का नोट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, वार्षिक। वर्ष में अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, वार्षिक बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पर फिफ्थ नंबर की, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डॉट 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, माना जाता है या कहा जा सकता है। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर नोट करेंगे। सेवेंथ नंबर है
कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। तो नोट कीजिए, यहाँ पर स्थिर तो नहीं होना चाहिए, पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, ये भी नहीं जाएगा। जो सुटेबल आंसर हो इन चारों में वही आपको, जो उपयुक्त आंसर हो वही लगाना है। जानकारी परक नहीं होना चाहिए, देखिए लचीला होना चाहिए, आपने शुरू में ही पढ़ा था गद्यांश में कि लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 8th नंबर, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डॉट 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 का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, क्षमताओं और रुचियों का, बी है क्षमताओं और पारिवारिक स्तर का, सी है क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि का, और डी है रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो आपने जब भी पैसेज अभी शुरू में पढ़ा था, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए इस पैसेज को एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्षमताओं और रुचियों की ही बात की गई है, ठीक है, क्षमताओं और रुचियों की बात की गई है। यहाँ पर फिर से देखिएगा कि पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम में बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणामस्वरूप बच्चों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है, और स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं, देखिए यहाँ पर शब्द पकड़िएगा, रुचियों और क्षमताओं, यहाँ पर मिल गया ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया 8th नंबर, यहाँ पर नोट कीजिएगा 8th नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर फिर से एक गद्यांश हम ले रहे हैं, ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। एक गद्यांश जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से दूसरा भी गद्यांश इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, क्योंकि वहां पर आपको एक गद्यांश तो होगा लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर कम से कम आप 2 गद्यांश तो तैयार करिए करिए, ठीक, अभी, ठीक, और बाकी अभी आपको और भी वीडियोस गद्यांश के और पद्यांश की भी वीडियो आएगी, ठीक है, गद्यांश की ही नहीं बल्कि पद्यांश की भी एक वीडियो आपके लिए मैं जल्दी, बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, एक ही नहीं बल्कि पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैराथन वीडियो आई, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आया, उसी तरीके से गद्यांश और पद्यांश का भी प्रैक्टिस सेट आपको पूरा आएगा, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो ही नहीं आएगी, और भी वीडियोस आएंगी। तो आज में इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी प्रश्न संख्या 9 से 15, अब आपको जैसे वहां पर आपने देखा था 1 से लेकर के 8 तक, अब आपको 9 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में आपको इसे भी तैयार करना है, ठीक है, इसका भी आंसर देना है। अब यहाँ पर पैसेज बदल गया है तो नोट कीजिएगा, पैसेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक, पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए, आज जब भी कोई गाँव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है, वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है। कहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं गांव की, ठीक है। यहाँ पर गांव के बारे में बताया गया है इस गद्यांश में, गांव के बारे में। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो क्या होता है कि एक अलग ही छवि उभर जाती है। कैसी छवि है वो, कि गरीबी होगी, अशिक्षा होगा, अज्ञान होगा, अंधविश्वास होगा, इसकी जो है छवि उभर जाती है। गरीबी की, अशिक्षा की, अज्ञान की, अंधविश्वास की, गंदगी है, बीमारी है, हमें विचार करना है कि सच क्या है। नोट कीजिएगा, ठीक है, गद्यांश आपको पढ़ते समय इन्हीं बातों को ध्यान देना है, जो मेन पॉइंट है, ठीक है, एकदम रटते नहीं जाना है। गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है, इन सब की एक छवि उभर आती है, लेकिन छवि तो उभरती है, साथ ही साथ हमें विचार करना है कि सच क्या है। पॉइंट नोट कीजिएगा, सच क्या है, क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं, ठीक। आगे नोट कीजिए कि आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे पैसेज में, अगला आगे बोल रहे हैं कि इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है, ठीक। मतलब पहले कई आक्रामक दुष्प्रभाव भी हुए थे, लेकिन उससे उनका जो मूल स्वरूप है वो बदला नहीं है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है, ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है, हमें विचार करना है, ठीक है। मतलब एक शिक्षित समाज का क्या दायित्व है, इसका भी विचार हमें करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गांव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब हमें स्वयं देखना होगा इन सभी विचारों को, ठीक है, हमें स्वयं भी जा करके देखना होगा। तो आगे देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि इसके आगे है, तो हमें अपने फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। मतलब स्वयं हमें गांव जाना होगा। तो अपनी फर्स्ट हैंड समझ, यानी सबसे पहले समझने के लिए क्या करना होगा, आपको जा करके एक बार गांव में घूमना चाहिए, गांव को देखना चाहिए, तभी आप उसके बारे में कोई विचार कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि अपने मूल स्वरूप में गांव का एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। जो ज्ञान है
उसे वहां रोज कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। अगर कोई ज्ञान है, कोई जानकारी है, वो कर्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे खारिज कर दिया जाता है। आगे देखिएगा कि हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि किस पे, सृजन और उत्पादन, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अभी इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनमें इन्हीं पॉइंट्स से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हर ज्ञान के होने की शर्त क्या है, सृजन और उत्पादन की शान, सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ठीक, आगे देखेंगे। अब ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया। इस पैसेज को पढ़ने के बाद अब आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो नोट कीजिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर 9th नंबर, क्योंकि आपने शुरुआत में यहाँ पर पढ़ा था कि 9 से लेकर के 15 तक। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, वहाँ पर बस केवल स्क्रीन आपकी कंप्यूटर की होगी। ठीक है, यहाँ आप अपने मोबाइल फोन में पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर स्क्रीन आपकी कंप्यूटर की होगी, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 9 नंबर क्या है। 9 नंबर है कि गाँव की छवि में क्या शामिल नहीं है। नोट कीजिएगा, गाँव की छवि में क्या शामिल नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पर पढ़ा था, नोट कीजिए यहाँ पर कि जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। कैसी छवि? छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। लेकिन इनमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो देखिएगा क्या शामिल नहीं है। तो ये सब कुछ अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये शामिल है, गंदगी, बीमारी, अशिक्षा, अज्ञान। तो यहाँ देखिएगा अशिक्षा है, अज्ञान है, गंदगी है, लेकिन कर्म शामिल नहीं है। ठीक, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट, ये ज्यादा जूम हो गया। ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसका कौन सा शामिल नहीं है? तो सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सी राइट आंसर है। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। शिक्षित शब्द में क्या प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिए प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं। अभी जो पहले वाला हम लोगों ने पैसे सॉल्व किया उसमें आपको एक प्रश्न था, वहां पर बे उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाने थे। जो 4 ऑप्शन थे, पूछा जा रहा था कि कौन सा नहीं बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया आपने, ना हो तो आप लोग पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक, ये बेसिक चीज है। अब देखिएगा शिक्षित में शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है इत, बी है त, सी है छत और डी है छित। तो देखिएगा इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। क्या होगा? इत प्रत्यय। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। नोट कीजिएगा, इत प्रत्यय, ना तो छित है, ना तो छत है, ना तो ता है। ठीक, क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11th नंबर के अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान है, सी है गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं, और डी है गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, क्योंकि अंधविश्वास की बात की गई है, अंधविश्वास की बात की गई है, तो नकारात्मक परिवर्तन भी गांव में हुए हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। ऑप्शन है ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, बी है ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता है, सी है ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और डी है ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा था, देखिए यहाँ है ये ऑप्शन, ये देखिए पैसेज में कि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर वेधशाला इस या प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि रोज वहां पर ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक, तो ये आपने ये लाइन पकड़ ली। ठीक, इसी के आधार पर आपने जो है यहाँ पर राइट आंसर भी सेलेक्ट कर लिया, ए ऑप्शन, कि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है। बताइए कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है। ऑप्शन ए है उत्पादन और ज्योति, बी है सृजन और धन, टी है सृजन और उत्पादन, और डी है धन और उत्पादन। तो मैंने कहा था ना आपसे, इस पॉइंट को पकड़ कर रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। सृजन और उत्पादन मिल गया ना, सृजन और उत्पादन ज्ञान के होने की शर्त यहाँ पर पूछा गया है ना, ज्ञान के होने की शर्त। तो देखिए लास्ट वाली लाइन से आपका एक आंसर निकल आया जो उपयुक्त आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का 13 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, 13 नंबर का होगा सृजन और उत्पादन। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? सृजन और उत्पादन। इसी तरीके से प्रश्न पढ़ करके आपको वहां पर एग्जाम हॉल में राइट आंसर सेलेक्ट करना, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के गांव को ठीक समझने के लिए क्या जरूरी है। गांव को ठीक समझने के लिए ऑप्शन है गांव के बारे में पढ़ना,
गांव के किस्से सुनना, स्वयं गांव में जाना और गांव को टीवी पर देखना। तो भैया अगर आपको गांव को ठीक समझने के लिए जरूरी है, गांव को ठीक समझने के लिए क्या जरूरी है, देखिए गांव के बारे में पढ़ेंगे तो उससे कुछ नहीं समझ पाएंगे, किस्से कहानियां सुनेंगे उससे भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, गांव को अगर आप टीवी में देखते हैं तो उससे क्या समझ पाएंगे, आप जाकर के खुद ही उसका जो है एक तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो स्वयं आपको गांव में जाना चाहिए, ठीक है, स्वयं गांव में जाना। तो ये है राइट आंसर 14 का सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य क्या है। फर्स्ट हैंड सबसे पहले मतलब समझ से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए है दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, बी है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, बी है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, सी है स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रहों से समझ बनाना, और डी है ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य यही है, अभी आप लोगों ने पैसेज भी पढ़ा था कि स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। क्या, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। आप गांव में चाहिए, अपना अनुभव वहां पर देखिए, अपना अनुभव कीजिए कि क्या सही क्या गलत है, विचार कीजिए उन सभी मुद्दों पर, ठीक है, जो वहां पर अभी आप इस पैसेज में पढ़े हैं। तो ये कैसे आ सकता है फर्स्ट हैंड समझ, ये आ सकता है स्वयं के अनुभव से, ठीक। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, मतलब आपको स्वयं गांव में जाकर के सभी अनुभव को करना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये आप लोगों ने सॉल्व किया पूरे 15 क्वेश्चन, ठीक, 15 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 15 क्वेश्चन करते करते कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का समय तो लगेगा ही, ठीक। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्जाम हॉल में इन्हीं को आप कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं, 7-8 मिनट में ही कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा स्पीड में आपको पैसेज पढ़ना होगा और उसे समझना भी होगा। तो ये आपने 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये हिंदी की पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम टाइम टू टाइम आपके लिए इसी तरीके के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी गद्यांश पद्यांश और जितने भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट है या अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जितने भी मैराथन वीडियो है, नोट कीजिएगा, मैराथन जितनी भी वीडियो है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैराथन वीडियो के माध्यम से आप अपना स्कोर जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही मैराथन वीडियो देखने से आपके कई प्रैक्टिस सेट, कई क्वेश्चन, कई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी के सभी कवर हो सकते हैं। तो जरूर मैराथन वीडियो सॉल्व कीजिए, ठीक। इस एकमात्र वीडियो से, यानी जितने भी सब्जेक्ट की है मैराथन वीडियो, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ हो, और साथ ही साथ साइंस हो, ठीक है, और संस्कृत हो, तो इन सभी का आप मैराथन देख करके मात्र एक ही वीडियो से अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस जो है आपके गद्यांश की अभी और भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, पद्यांश की भी वीडियो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो उसके लिए बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक, जो भी गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे, ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।